जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मित्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गौतम और आज के सेशन में बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। और इस प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस की प्लस कुछ हमारे एडिशनल क्वेश्चंस, जिससे कि बेटा हम लोग यूजीसी नेट 2023 में जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है उसकी अच्छी से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स को लगाएंगे, जिससे कि हमारा रिवीजन भी होगा और हमें साथ साथ नॉलेज भी मिलेगी। तो आज के सेशन को बेटा स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। और आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है क्या हमारे पास ये। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ यहाँ पे हम देखें बेटा तो आपके जो एग्जाम्स हैं वो नियर अबाउट अब आने ही वाला है दिसंबर में, तो इसी की प्रिपरेशन करते हुए बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। लिखा है बेटा क्या, द कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैन बी इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो बेटा ये जो मार्जिन की बात कर रहा है, कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, और जब कंट्रीब्यूशन और मार्जिन की बात करता है तो हमारे माइंड में क्या आता है, हमारे माइंड में आता है क्या बेटा, ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, हमारे माइंड में क्या आता है, ब्रेक इवन एनालिसिस आता है, जिसमें कि वहां पे आप पढ़ते क्या है, कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन सेल्स, अन्य थिंग, बहुत सारी चीजें। फिलहाल यहाँ पर क्या बोला गया है कि बेटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन को इंक्रीज कैसे किया जाए। अब देखो बेटा यहाँ पे एक स्टेटमेंट की बात मैं अक्सर करता हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट की बात हमेशा करते हैं, और वो स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास बेटा कि सर जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट की तो आप लोग देखते हैं कि सर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेल्स, यानी कि जो हमारा रेवेन्यू होगा, माइनस करते हैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट, तो बेटा हमारे पास निकल के आता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर आप कंट्रीब्यूशन बोले। अगर पर यूनिट की बात करूंगा तो यूनिट्स में आएगा, अमाउंट की बात करूंगा तो यहाँ पे चीजें अमाउंट में निकल के आएंगी। अब यहाँ पे मैंने क्या माइनस कर दिया इसमें से फिक्स कॉस्ट, तो ये आपके पास आता है बेटा प्रॉफिट। क्या आता है यहाँ पर, प्रॉफिट आता है। अभी बात कर रहा है भाई किसकी, कंट्रीब्यूशन की कर रहा है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की अगर मैं बात करूं कहीं पे, तो आप लोग देखेंगे क्या सर, जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, या फिर कभी कभी इसे हम क्या कह देते हैं, मार्जिनल कॉस्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट बोले या फिर हम क्या बोले बेटा, ऐसे मार्जिनल कॉस्ट बोले, बात सिंपल एक है। फिलहाल यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की या फिर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है जी कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज कैसे किया जाएगा, कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज कैसे किया जाए ये बताना है आपको। जी बताइएगा। हाँ जी, तो कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करने के लिए पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे काम आएगी। इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ पर यूनिट, change in the sales mixture and selling more profitable product with the profit is higher, keeping the marginal cost unchanged, increase the amount of fixed cost, या फिर decreasing the selling price per unit। अब मैंने बेटा पीछे आपको बताया क्या कि सर यहाँ पे अगर मेरी सेल्स 10 लाख रुपए की है, वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख रुपीस की है, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 6 लाख का आया है। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर इंक्रीज कर दो सेलिंग पर यूनिट। अगर मैं सेलिंग पर यूनिट इंक्रीज कर दूं तो आई थिंक सो ये अमाउंट मेरा क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। यस सर, मान लो बेटा 10 रुपए पर यूनिट थी, मैंने 12 कर दी तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा। और जैसे ही बेटा अगर ये अमाउंट 12 लाख रुपए हुआ, और 12 लाख में से अगर मैं 4 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस कर दूं वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 8 लाख। तो सर ये स्टेटमेंट तो सही कहती है क्या कि सर हमारे इंक्रीज प्राइस करने से कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं बेटा, चेंज इन द सेल्स मिक्सचर एंड सेलिंग मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट विच द पीवी रेशियो इज हायर। तो आपको क्या करना है, सेल्स मिक्सचर को बढ़ाना है, जिससे पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। अब सर ये पीवी रेशियो होता क्या है, तो सर पीवी रेशियो क्या होता है बेटा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या होता है बेटा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको आप क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर बेटा सेल्स इंक्रीज होगी तो कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा, और उसके साथ साथ आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम जब भी देखते हैं, हमने पीछे भी बात करी है काफी क्लासेस में, तो पीवी रेशियो और आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दोनों का एडिशन, दोनों का जोड़ बेटा किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट 40% है किसकी, सेल्स की, तो हमारा जो पीवी रेशियो होगा वो कितना होगा बेटा,
60% निकल के आएगा। ओके, डन है इतनी सी बात। तो सर ये बात भी यहाँ पर क्या है, सही है। लेकिन सर बात करें मार्जिनल कॉस्ट अनचेंज कर दूं, भाई अनचेंज करने से क्या इसका कोई कंट्रीब्यूशन पे इफेक्ट पड़ेगा? सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या सर इंक्रीज कर दूं फिक्स कॉस्ट? यार कंट्रीब्यूशन के बाद आती है आपके पास फिक्स कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन पे इसका कोई इंपैक्ट पड़ना चाहिए? नहीं सर। सेलिंग प्राइस कम कर दूंगा तो सर कंट्रीब्यूशन क्या होगा, कम हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन क्या होगा भाई, कम हो जाएगा। तो सर ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो आंसर क्या होगा बेटा आपके पास, ए एंड बी। ठीक है जी, आपके पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए एंड बी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन दिया है बेटा मेरे पास, क्या सॉरी, ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ कंपनी लिमिटेड इशू 4000 15% डिबेंचर 100 each at a discount of 7.5%, repayable at premium 5% at the end of the 5th year। आपको बताना है लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की बेटा बात करें तो ये क्वेश्चन आपका निकल के कहां से आता है, इश्यू ऑफ डिबेंचर से। और इश्यू ऑफ डिबेंचर के अंदर बेटा जब हम डिबेंचर्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। कैसे कर रहे हैं, विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन हम इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है जी क्या इसका आंसर होना चाहिए। देखो बेटा मेरे पास जो डिबेंचर्स हैं वो 4000 है। कितने डिबेंचर है, नंबर ऑफ डिबेंचर 4000 है। एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो बेटा ये मेरे पास कितने का अमाउंट है, 4 लाख रुपए का अमाउंट है। लॉस ऑन डिबेंचर का मतलब क्या है, लॉस ऑन डिबेंचर का मतलब सिंपल सा बेटा यहाँ पे ये निकल के आता है, वो क्या कि सर जो हमारे पास हमने डिस्काउंट इशू किया, ठीक है, और प्लस सर जो हमने डिबेंचर्स को रिडीम करते टाइम पेमेंट करनी है, यानी कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या बोल सकते हैं बेटा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, अगर हम ये बोल दें तो इन दोनों का लॉस ही हमारे लिए क्या है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, डिस्काउंट दे रहा है ऑफ 7.5% रिपेबल एट प्रीमियम 5%, यानी कि सर 5% रिपेबल प्रीमियम दे रहा है और 7.5% क्या है, डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको लॉस निकालना है। तो बेटा देखो 7, 7.5 ये है और 5 ये है, यानी टोटल मेरे पास जो लॉस है वो 12.5% का लॉस है। कितने का लॉस है, 12.5% का लॉस है बेटा। वो कितने अमाउंट पे, सर 4 लाख रुपए पे। सर 4 लाख का क्या मैं 12.5% निकाल लूं? हाँ सर निकालो ना। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और ये आ गया आपका 10,000। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर, 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर मेरा लॉस है वो निकल के कितना आएगा, सर 50,000। कितना निकल के आएगा, 50,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे नजर आ जाए। यानी कि सर अगर मैं इसकी जनरल एंट्री भी देखता तो आपने देखा होगा जनरल एंट्री किस तरीके से करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं सर, डिबेंच एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, ठीक है, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और यहाँ पे क्या आता है बेटा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्या आता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। और सर डिस्काउंट भी आता, तो डिस्काउंट को ही बेटा हम लॉस भी बोलते हैं। डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। डिस्काउंट को बेटा हम क्या बोलते हैं, लॉस भी कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो आपके पास डिबेंचर थे वो कितने थे बेटा, 4 लाख के थे। ठीक है, और उसके प्रीमियम आपने 5% दिया बेटा, तो वो कितने का दिया, 20,000 रुपये का दिया। ठीक है, कितने का दिया बेटा, 20,000 का प्रीमियम। तो लॉस ऑन प्रीमियम ये कितना हो गया, 20,000। फिर आपने यहाँ पे 30,000 का डिस्काउंट दिया है और 3,70,000 का अमाउंट ये आपके पास नजर आ रहा हो। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करते, एडजस्ट कर सकते थे। चलिए, तो फिलहाल ये एंट्री थी बेटा हमारी किसकी, रिडेम्पशन की। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, उसका कुछ पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा हमने यहाँ पे लिया है। ये बेटा 5 क्वेश्चंस आपके इससे बने थे।
फिलहाल हम यहाँ बात करें तो लिखा था फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस बेटा 20 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट 11 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट कितनी बेटा 3 रुपये है, फिक्स्ड ओवरहेड बेटा हमारे पास 4.5 लाख है और 2,52,000 है। आपसे कहता है जी ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात करें इन यूनिट्स। आपको यहाँ पे बताना तो है लेकिन किसके साथ बताना है, यूनिट्स के साथ बताना है। किसके साथ बताना है सर, यूनिट्स के साथ बताना है। ओके, जब बेटा हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर जब भी हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं तो यूनिट्स की बात, तो अगर यूनिट्स की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं सर, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हमें यूनिट्स में अमाउंट निकालना है, किस में निकालना है बेटा, यूनिट्स में। अगर हमें इसे रुपीज़ में निकालना होता, ठीक है, किस में निकालना होता है बेटा, अमाउंट में निकालना होता, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेल्स। या फिर सर हम बोलते क्या, फिक्स्ड असेट्स अपॉन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, सॉरी फिक्स असेट्स नहीं बेटा, फिक्स एक्सपेंसेस। ठीक है, फिक्स कॉस्ट, ठीक, अपॉन में पीवी रेशियो। तो इससे भी अमाउंट हमारा किस में आता है, रुपीज में निकल के आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है सर यहाँ पे हमें यूनिट में चाहिए जी, यूनिट में चाहिए। लो फिर तो देखो बेटा, ये तो आपके पास सेलिंग प्राइस है, ये इसकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन किया था और वहाँ पे आपको बताया था कि सर अगर मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, अगर मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए तो मैं क्या करूँगा सर, आप क्या करेंगे सर, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। तो देखो बेटा, सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास 20 है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 14। ठीक है जी, तो ये 20 है बेटा और ये 14 है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया मेरे पास, 6 आ गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया सर, 6 आ चुका है। ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए मुझे बेटा, फिक्स कॉस्ट दोनों की जोड़ो तो कितना आता है बेटा, 7,92,000 की आपके पास क्या है, फिक्स कॉस्ट है। तो अगर हमें यूनिट्स में निकाल रहे हैं तो सिंपल लिखेंगे बेटा क्या, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट देखो बेटा 7,92,000 है, यानी 7,92,000 को हमें डिवाइड करना है बेटा किससे, कंट्रीब्यूशन से। ठीक है ना, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसा है सर, 14 ये है, 20 ये है, तो 20 माइनस 14 इज बिकम 6। अब यहाँ बेटा 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, समझदार बच्चे हैं, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 3 जा 18, 6 2 जा, तो 1,32,000 मेरे पास क्या आ जाएंगे बेटा, यूनिट्स निकल के आ सकते हैं। ठीक है, 1,32,000 मेरे पास क्या आ जाएंगे बेटा, यूनिट्स निकल के आ जाएंगे। और 1,32,000 यूनिट्स आपको कहाँ देगा बेटा, पहले ही क्वेश्चन में दिया है, पहले ऑप्शन, और ये आपको पूरे 2 मार्क्स मिल के जाए। ठीक है, ये आपके पूरे 2 मार्क्स देके जाएगा। डन है मेरी बात, चलिएगा अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ITR लॉगिन की बात कर रहा है बेटा। ठीक है, कहता है जी ई फाइलिंग ऑन ITR। देखो बेटा, जब से जो हमारा 2019 वाला सेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि सिलेबस चेंज हुआ, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, एग्जाम का लेवल, एग्जाम का पैटर्न, ठीक है, बढ़ता ही चला गया है और बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये पूछ लिया तो उससे आंसर आगे डायरेक्ट क्वेश्चन की तो भरमार अब खत्म हो चुकी है। डीप स्टडी करेंगे तो ही चीज़ें हमारे साथ क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, हमें कंसेप्ट वाइज चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो ही हम एग्जाम में क्या कर पाएंगे, अच्छे से एग्जाम में टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे और एग्जाम को क्वालिफाई भी कर पाएंगे। ठीक है, और हमारा टारगेट ये देखो यहाँ पे जो बच्चे JRF के लिए एलिजिबल है, ठीक है, तो जो बच्चे JRF के लिए एलिजिबल हैं उनको पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए बेटा JRF लेने के लिए। ठीक है, आ रही है बस समझ। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेटा ITR 1 और 2 की। कह रहे जी आपको सीक्वेंस बताना है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। ठीक है जी, अब आप देखो, जब आपने UGC नेट का फॉर्म फिलअप किया था
तो सीधा डायरेक्ट आपने फॉर्म फिलअप कर दिया था या अपने आप को पहले रजिस्टर कराया था, बताइए। नहीं सर, सबसे पहले तो हमने अपने आप को क्या कराया था, रजिस्टर कराया था। रजिस्टर कराया था तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा आपको, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। जब सर हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उससे अपने चैनल अपने लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, लॉग इन कर लिया, जब लॉग इन करा तो फॉर्म स्टार्ट होता है, लिखता है जी डाउनलोड करो, आपको जो भी बुलेटिन चाहिए उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम दे पाओगे, नहीं तो फिर आपको उसके बारे में नहीं पता तो आप क्या एग्जाम दोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं सर, डाउनलोड कर लेते हैं उसकी यूटिलिटीज को। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, फिर हम पूरा फॉर्म क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। जब पूरा फॉर्म फिलअप हो जाता है आपका, यानी कि जब इसी तरीके से हम ITR में चल रहे हैं, तो ITR में पहले रजिस्टर किया, फिर लॉग इन किया, फिर डाउनलोड की यूटिलिटीज, फिर आप क्या करेंगे, अपनी रिटर्न्स को फाइल करेंगे। ई ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको। आफ्टर डेट आप क्या करेंगे सर, वेरीफाई करेंगे कि हम वेरिफिकेशन कर लें, ऑल इज वेल, एंड देन आपका प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फिलहाल BADEC इसका सही क्रम होना चाहिए, और BADEC आपको कहां दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, BADEC कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये इसका आपके लिए क्या हो गया, राइट आंसर। तो इसका प्रोसेस आपके एग्जाम फॉर्म के प्रोसेस की तरह ही चल रहा है। ओके, डन है इतनी बात जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखा है बेटा, ए इज एंटाइटल्ड टू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ ₹80 पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, एक बच्चे का, और भाई के पास 3 बच्चे, यानी कि 3 चिल्ड्रन है, 3 बच्चे हैं हमारे पास। 3 बच्चों के साथ हमने क्या बोला, इट्स अमाउंट टू पर मंथ इज 240। कितना हो गया, 240 हो गया। ठीक है बेटा, तो भाई 3 बच्चों का कितना हो गया, 240। It will be exempt up to extent which one of the following under the Income Tax Act 1961। ठीक है, तो कौन सा हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, 1961 के अंदर। सर ये क्वेश्चन निकल के कहाँ से आया, पता, जब इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन आपका निकल के कहाँ से आया, सैलरी चैप्टर से। और सैलरी चैप्टर के अंदर बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, अलाउंसेस। क्या पढ़ते हैं बेटा, अलाउंसेस। और उस अलाउंसेस के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलाउंस कौन सा है, ये बेटा एजुकेशन बच्चों की अलाउंस है। अब यहाँ पे देखो बेटा, कहता है जी एजुकेशन अलाउंस बेटा आपको 100 रुपये अलाउड है। कितना अलाउड है, 100 रुपये अलाउड है। और मैक्सिमम कितने बेटा, 2 चाइल्ड। ठीक है, मैक्सिमम कितने, 2 चाइल्ड, यानी 2 बच्चे होंगे तो आपको 100 × 2 यानी कितना मिलना चाहिए, 200 रुपये उसको अलाउड होना चाहिए। कितना अलाउड होना चाहिए, 200 रुपये अलाउड होना चाहिए। ठीक है, 2 बच्चे हैं, लेकिन मिल कितना रहा है बेटा, 80 रुपये। मिल कितना रहा है, 80 रुपये। और कितने बच्चों का मिलेगा सर, 2 बच्चों का मिलेगा। 80 × 2 सर, ये अमाउंट कितना निकल के आएगा सर, 160 रुपये निकल के आएगा। 160 रुपये पर मंथ आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, 160 रुपये आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि पर चाइल्ड मिल कितना रहा था बेटा, 80 रुपये, मैक्सिमम कितना था, 100 रुपये। ओके, क्लियर है इतनी बात जी सर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन सेल्स अपॉन में सेल्स, या फिर सर प्रॉफिट अपॉन में सेल्स, या फिर सर प्रॉफिट अपॉन में सेल्स। क्या होना चाहिए सर इसका सही जवाब बताइएगा, क्या होना चाहिए सर इसका सही जवाब बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें तो ये दोबारा से आपका कहाँ पहुंच गया, ब्रेक इवन एनालिसिस पे। ठीक है, और ब्रेक इवन एनालिसिस टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉस्टिंग से निकल के आता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो मेरे पास एक्चुअल सेल है, जो मेरे पास क्या है बेटा, एक्चुअल सेल्स है, उसमें से मैं माइनस कर दूं किसको, ब्रेक इवन सेल को। किसको माइनस कर दिया जाए बेटा, ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर। ठीक है सर, ब्रेक इवन सेल्स क्या थी, तो ब्रेक इवन सेल्स बेटा मैंने अभी पीछे आपको बताया कि ब्रेक इवन सेल्स क्या होती है हमारे लिए, जहां पर बेटा हमारी यूनिट्स और अमाउंट हम निकाल सकते हैं। फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट या फिर फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। इन तीनों से ही हमारे पास क्या निकल के आ सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ सकता है।
चलो भाई, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया और एक्चुअल सेल्स जो हमारे क्वेश्चन में सेल्स होती है। जी सर, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास एक्चुअल सेल्स और ये हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स, इसका मतलब होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम जब सॉल्व आउट करते हैं तो ये तो मेरी सेल्स है, ठीक है। और बेटा इस ब्रेक इवन सेल्स को क्या मैं नहीं लिख सकता कंट्रीब्यूशन, एक सेकेंड, इसको बेटा मैं लिख दूं क्या, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। डन है मेरी बात? जी सर। अब यहाँ पे आइए बेटा, अब सेल्स तो बेटा सेल्स रहेगी, जिसके नीचे कुछ नहीं, वहां पर हमारे क्या एलसीएम में क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। मैंने यहाँ पे लिया बेटा पीवी रेशियो, ठीक है। यहाँ पे लिया मैंने सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स इंटू पीवी रेशियो को जब आप करोगे, ठीक है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो को आप जब भी करोगे तो आपके पास आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या आएगा बेटा निकल के हमेशा, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। डन है मेरी बात? और इसके बाद बेटा कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, तो देखो आपके पास क्या आता है, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे बेटा तो आपके पास निकल के क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, और प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही नजर आ रहा होगा। और देखो बेटा अगर से पहचानना भी तो क्या है, तो पीवी रेशियो से पहचान करें तो किसी के डिनोमिनेटर में पीवी रेशियो नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, कहाँ पे, ओनली ऑप्शन ए में। ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्मूला इसको हमें पता होना चाहिए, प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। तो दोनों फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे क्लियर हो गए। एक फॉर्मूला क्या है सर, एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दो, या फिर सर प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो कर दो, चॉइस इज योर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा करता है क्या, आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना, ठीक है, जीएवी निकालना है। क्या निकालना है बेटा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है, जीएवी, ठीक है ना। तो जीएवी निकालने के लिए बेटा हम अलग अलग तरीके से इसमें बात करें तो हमारे पास क्या दिया है बेटा, म्युनिसिपल वैल्यू दी है और फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, एक्चुअल रेंट दिया है। अब इसको मैं बेटा स्टेप बाय स्टेप करूंगा। कैसे करूंगा, स्टेप बाय स्टेप करूंगा। तो मेरे पास बेटा स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 है मेरे पास एक्सपेक्टेड रेंट। क्या है बेटा मेरे पास, एक्सपेक्टेड रेंट। आई होप सो सबको नजर आ रहा होगा, ठीक है, या इसे थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आराम से समझिएगा। आइए, तो बेटा हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू की निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा स्टेप 1 में हम लोग क्या निकालते हैं, स्टेप 1 में निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। क्या निकालते हैं बेटा, एक्सपेक्टेड रेंट। अच्छा, एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब होता है बेटा आपकी जो म्युनिसिपल वैल्यू है और जो फेयर रेंट है, इन दोनों में जो हायर वैल्यू होगी, इन दोनों का जो हायर वैल्यू होगी, ठीक है, और जो हायर वैल्यू आएगी और जो मेरे पास बेटा स्टैंडर्ड रेंट होगा, क्या होगा, स्टैंडर्ड रेंट, इसका बेटा जो लोअर होगा, जो क्या होगा, लोअर, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर बेटा मैं आऊंगा स्टेप 2 में। स्टेप 2 में मैं चेक करूंगा एक्चुअल रेंट। क्या चेक करूंगा बेटा, एक्चुअल रेंट। फिर स्टेप 3 में, स्टेप 3 में बेटा 1 और सेकंड, स्टेप 3 में 1 और सेकंड, विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा, जो अधिक होगा दोनों में, वो हम ले लेंगे। आओ जरा देखते हैं। तो लिखा बेटा म्युनिसिपल वैल्यू 45,000, फेयर रेंट 50,000, ठीक है, ध्यान 45 और 50, ये बेटा 45 है और ये वैल्यू क्या है बेटा 50 है। स्टैंडर्ड रेंट क्या है सर हमारे पास, स्टैंडर्ड रेंट है सर 48,000, स्टैंडर्ड रेंट क्या है बेटा 48,000, चलिएगा। और सर एक्चुअल रेंट मेरे पास कितना है 42,000, ये मेरे पास कितना है बेटा 42,000। आ जाइए, अब देखो बेटा यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा अमाउंट आपको ज्यादा लग रहा है,
सर इन दोनों में से मुझे 50,000 पे ज्यादा लगे, ठीक है, और इस 50,000 और इस 48,000 में आपको कम क्या लग रहा है? सर इन दोनों में जो मुझे कम नजर आ रहा है डेट इज 48,000। स्टेप 1 में सर मेरे पास कितना अमाउंट है? सर 48,000। क्लियर इतनी बात? जी सर, दोनों में जो ज्यादा था मैंने लिखा। स्टेप 2 में बेटा मेरे पास कितना अमाउंट है? सर स्टेप 2 में मेरे पास 42,000 का अमाउंट। कितने का अमाउंट है बेटा? 42,000 का अमाउंट है। अब बताओ 1 और 2 में क्या हायर है? सर 1 और 2 में तो मुझे ये हायर लग रहा है 48,000, तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज 48,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए बेटा ऑप्शन चेक करें, तो 48,000 आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर। ओके, डन है मेरी इतनी बात? क्लियर है बेटा? आई थिंक सो समझ आया होगा आप सभी को। ठीक है, पहला स्टेप 1 म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। दूसरा बेटा एक्चुअल रेंट जो आपके पास था, दोनों का जो हायर होगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी बेटा मेरे लिए? ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। डन है इतनी बात? जी सर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेपो रेट? व्हाट इज द रेपो रेट? तो देखो बेटा रेपो दर, ठीक है, तो ये आपका बैंकिंग का टर्म आ गया। रेपो रेट की बात करूं, रेपो दर की बात करूं, ठीक है, रेपो रेट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है बेटा रेपो रेट है क्या? तो बेटा हमारे पास दो रेट होते हैं, एक होता है बैंक रेट और एक होता है बेटा रेपो रेट। अब यहाँ पे क्या है बेटा, जो हमारा आरबीआई है, जो हमारा कमर्शियल बैंक है, एक हमारे पास आरबीआई है और एक मेरे पास क्या है? कमर्शियल बैंक है। तो दोनों बैंकों में जो मुझे क्या करते हैं देखते हैं बेटा, सेंट्रल बैंक क्या करता है बेटा? लैंड करता है मनी किसको? आरबीआई को। तो आरबीआई लैंड कर रहा है मनी किसको? कमर्शियल बैंक। तो मैं बोल रहा हूँ एसबीआई। क्या बोल रहा हूँ? एसबीआई। मान लेते कमर्शियल बैंक है। तो जिस रेट पर आपका सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक यानी कि आपका आरबीआई मनी देता है बेटा किसको? कमर्शियल बैंक्स को, उस रेट को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है जी रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लैंड टू स्टेट गवर्नमेंट। नहीं सर, ये कोई रेट नहीं है। इट इज अ रेट एट विच आरबीआई इंटरनेशनल एजेंसी को लैंड करता है मनी। नहीं सर, ये भी नहीं है। इट इज द रेट एट विच आरबीआई लैंड बैंक इन शॉर्ट मैच्योरिटी। ठीक है, और इट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरो फंड फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। नहीं सर, कमर्शियल बैंक को तो देता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्योंकि बेटा अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो हम रेपो रेट को यूज करेंगे, लॉन्ग टर्म की बात करें तो बैंक रेट को यूज करेंगे। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसमें कोई परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, आरबीआई बेटा, आरबीआई तो सभी को पता है बेटा। यहाँ पे हम क्या बोले? 1935 है, एक्ट कौन सा? 34। तो 35 में हमारा सेंट्रल बैंक था, भारत का केंद्रीय बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन फिर है बेटा हमारे पास क्या? मैच द फॉलोइंग। हमें बताना है क्या है बेटा? एक दिया हमें एनपीए। तो एनपीए से बेटा यहाँ पे मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। किससे मतलब है यहाँ पे? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। एसएलआर बेटा हमारे पास क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रेपो रेट मैंने अभी आपको बताया, और करंट रेशियो सीआरआर है ना, क्या? नगद निधि अनुपात। नगद निधि अनुपात बोलते हैं इसको, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर तो कौन सा मैच किससे करके निकल के आएगा। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब क्या है बेटा? जो ऐसे हमारे लोन्स हैं, ठीक है, जो कि अब रीपेमेंट आपको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको अभी रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर क्या कहलाएगा बेटा? आपके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाएगा विद इन द 90 डेज। तो यहाँ पे आपको लिख रहा है लोन एडवांस इज नॉट पेड मोर देन 90 डेज। तो ए का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड हो जाएगा। अब सर ए का थर्ड देखूं तो सर सब में है, फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में और सेकंड में नहीं है। ओहो, चलो तो एक ऑप्शन तो कट गया मेरे पास। आगे बढ़ते हैं बेटा बी की ओर। द रेट एट विच आरबीआई लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक। अभी पीछे पढ़ा हमने, क्या था बेटा उसका? रेपो रेट। तो रेपो रेट बेटा आपको सी दिख रहा है, और सी का आपके पास क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए। सी का आपके पास क्या होना चाहिए बेटा? सेकंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी का आपके पास सेकंड होना चाहिए। तो भाई सी का मेरे पास क्या आ गया बेटा? सेकंड आ गया। ठीक है, इसके बाद बोलता है क्या है बेटा? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये लिक्विडिटी एसेट्स की बात करता है।
लिक्विडिटी असेट्स की बात करूं तो लिखा है बेटा परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स टू बी कैप्ड विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश, द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कैप्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स। तो लिक्विड असेट्स की जब बात करेगा तो वो आपके लिए क्या हो जाएंगी बेटा, वो बात हो जाएगी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की। तो बी का कौन सा नजर आएगा आपको, फोर्थ। तो बी का कौन सा नजर आएगा बेटा आपको, फोर्थ। बचा लास्ट में आपके पास डी, तो डी का बेटा आपके पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है जी, तो ये आपको कहाँ नजर आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड में। ऑप्शन नंबर थर्ड में आपको नजर आएगा। तो ए और डी तो लगभग लगभग कंफर्म थे, कंफ्यूजन कहाँ थी बेटा हमें, बी और सी में। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ थी बेटा हमें, बी और सी में हमें क्या थी बेटा, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। तो बी का हमारे पास हो गया क्या, फोर्थ। और ठीक है, और सी आर आर बेटा कैश रिजर्व रेशियो की बात कर ली, तो सी का हो गया था हमारे पास क्या, डी का हो गया था हमारे पास फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा था फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट। ऑन स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है बेटा एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पॉइंट इलास्टिसिटी आर इक्वल। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा कि एंड एवरी पॉइंट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द इलास्टिसिटी ऑफ नॉट इक्वल। चलो जी बात करते हैं यहाँ पे इसकी। तो यहाँ पे बेटा देखिए कि हम बात करें स्ट्रेट लाइन कर्व की, कुछ इस प्रकार से, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये हमारा डिमांड कर्व क्या है बेटा, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट मान लो ई है। ठीक है, और एक मेरे पास आता है बेटा क्या, हाइपरबोला। क्या आता है बेटा, हाइपरबोला, कुछ इस प्रकार से, ये मेरा डिमांड कर्व। ठीक, हाइपरबोला जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है जब, तो ईडी की वैल्यू, ठीक है, प्रत्येक स्तर पर सेम रहती है। क्या रहती है बेटा, प्रत्येक बिंदु, यहाँ पे कोई भी बिंदु हो 1 2 3, ठीक है, तो क्या बोले सर, प्रत्येक बिंदु पे सेम रहेगी। ठीक है, और जब बेटा स्ट्रेट लाइन होगी, जब एक सीधी सरल रेखा होती है, तो ये बिंदु क्या होती है बेटा, वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, बदलती है। ठीक, तो यहाँ पे लेकिन इसका रिवर्स लिखा है कि ऑन एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर पॉइंट इलास्टिसिटी इक्वल, नहीं सर। ऑन एवरी पॉइंट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं, इलास्टिक नहीं सर, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे इक्वल रहती है और यहाँ पर वैल्यू क्या होती है बेटा, चेंज होती है। क्या होती है, चेंज होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का बेटा मतलब होता है कि जितने भी रेक्टेंगुलर बनेंगे इसमें, जितने भी रेक्टेंगुलर बनेंगे, ठीक है, जितने भी आपके पास रेक्टेंगल बनेंगे, उन रेक्टेंगल की जो वैल्यू होगी, उन रेक्टेंगल की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बेटा, यहाँ पे समान। क्या होगी, समान होगी। कैसे सर, देखो ऐसे, जैसे बेटा ये एक रेक्टेंगल बना, एक रेक्टेंगल, कोई सा भी रेक्टेंगल जो होगा सब पे ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्या हो जाएगी बेटा, 1, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, डन है मेरी बात। तो दोनों स्टेटमेंट बेटा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। चलिएगा नेक्स्ट आता है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द असेंडिंग ऑर्डर एट द ईयर एस्टेब्लिशमेंट। जैसे जैसे इनका ईयर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, वैसे वैसे आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, इनके बारे में आपको बताना। ठीक है, अब जब बेटा हमारा देश क्या हुआ, आजाद हुआ, ठीक है, उसके बाद हम नए नए इंस्टीट्यूशंस लेके आए भारत में। तो एक इंस्टीट्यूशन बेटा हमारा क्या हुआ, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई की बात करें, किसकी बात करें बेटा, यूटीआई की। ठीक है, तो प्रॉपर अगर देखा जाए तो ये स्टार्ट हुआ कब आपका, 1964। ठीक है, और आ कब गया था, 63। क्यों लाया गया यूटीआई को सर, इसलिए लेके आया गया कि जो हमारे छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, जो पैसा बड़ी कंपनियों में या लगाने में एबल नहीं है ना, कैपेबल नहीं है, या फिर वो लगाना नहीं चाहते, उनके अंदर क्या है, एक डर है, तो हम क्या लेके आए बेटा, यूटीआई को लेके आए। ठीक है, यूटीआई लेके आए बेटा इन्वेस्टमेंट के लिए।
फिर बेटा हम लिखा हमने नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब क्या है बेटा, आपका एग्रीकल्चर बैंक, ठीक है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक्सिम बैंक बेटा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करता है, और नेशनल हाउसिंग बैंक भी आपका आ गया, ठीक है। तो अब नेशनल हाउसिंग बैंक बेटा आपका आया किसमें, 88 में निकल के आ चुका था, ठीक है। नाबार्ड सबसे पहले आपके पास क्या आया बेटा, यूटीआई आया, फिर एक्सिम, फिर आपके पास क्या आया नाबार्ड, और फिर क्या आया एनएचपी, ठीक है। तो आइए जरा देखें, कहते हैं बेटा यूटीआई इज अ स्टैट्यूटरी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बॉडी, इट्स सेटअप ऑन द फरवरी 1964 एज पर यूटीआई इंडिया एक्ट 1963 में। The primary objective of setting up the mutual channel corporate investment through the increased productive community savings allow small saver to invest risk diverse field, उनके रिस्क को क्या कर दिया जाए, डाइवर्स कर दिया जाए। एक्सिम बैंक आया बेटा मार्च 92 में, और नाबार्ड भी आया 1982 में, दोनों 82 के पार्ट है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है हम लोगों को। तो जो एक्सिम बैंक है बेटा वो मार्च का है, और जो आपके नाबार्ड है बेटा वो किसका है, जुलाई का एस्टेब्लिशमेंट है ऑन 12 जुलाई 1982, ठीक है। एनएचबी बेटा आपका आ गया था कब, 1988 में। तो इट सेटअप द एपेक्स लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर हाउसिंग, इट प्रेजेंस ऑफ द अबव एनएचबी सेटअप ऑन 9 जून जुलाई 88 अंडर द एनएचबी 1987 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट एंटायर पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो सारा पेड अप कैपिटल किसका था यहाँ पे, आरबीआई का था। अब देखो समझो जरा यहाँ से, अगर 1988 की बात की जाए तो वहां पर आपको सेबी नजर आएगा, कौन नजर आएगा बेटा, सेबी भी नजर आएगा, लेकिन सेबी का वो स्टैब्लिशमेंट ईयर है, स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना सेबी, 1992 में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में हमें इससे कंफ्यूजन बनी रहती है भाई कि कौन सा कहाँ पे कैसे है, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पे बेटा राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर आपके पास देखने जाए तो यूटीआई सबसे पहले आया बेटा, तो डी सबसे पहले आया, डी के बाद कौन सा है बेटा आपके पास, एक्सिम बैंक आया, एक्सिम के बाद बेटा आपने देखा कि नाबार्ड आया, और नाबार्ड के बाद बेटा आपके पास क्या आ गया, आपका नेशनल हाउसिंग बैंक आ गया, डीबीसीए। तो डीबीसीए बेटा ऑप्शन नंबर 3 में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। चलिएगा चलिएगा, तो आज के सेशन में बेटा इतने ही क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यू क्वेश्चंस के साथ, कुछ और न्यू पीवाईक्यूज के साथ, कुछ और प्रैक्टिस सेट्स के साथ, ठीक है। जब तक के लिए बने रहिए शिक्षा में क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।